नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक बार फिर से आप लोग के स्वागत करते हैं। जी हाँ, हर सप्ताह जैसे कि एगो विषय पर हमने आप लोग के आगे आए राजा और ओकर पर विस्तार से आप लोग के जानकारी दे राजा और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि हमनी के संगे जानकारी दे खातिर आवेलन सा। तो आज जो विषय पर हमनी बात करब जा ऊ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदाता दिवस। ई दिवस जो है हर बरिस 14 जून के मनावल जाला। और जैसे कि हमनी के जानकारी बाती कि खून जो है हमनी के शरीर में एगो बहुते अहम संसाधन है, यानी रिसोर्स है। तो आज हमनी के संगे डॉक्टर जानकी सोनू जी हवन और आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा डॉक्टर जी। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम ई जाने खोजब जब हमने ई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदाता दिवस मनाएला जा और खून जो है हमनी के शरीर के एगो बहुते महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी रिसोर्स है। तो अभी के समय में जब हमनी कोविड महामारी के सामना करत हैं जा तो सब कोई के एगो चिंता बाती वो लोग खून कैसे सकें सदी। आप सब बोले कर पर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। और जैसे कि आपने कहा 14 तारीख को तो 14 जून को हर साल हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं और इसका ख़ास मकसद होता है कि हमारे जो सभी रक्तदाता हैं उनको एक तरह से धन्यवाद देना और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज़ करना। तो इसलिए जो है ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोग हर साल मनाते हैं। हम जानते हैं कि 2020 से मॉरिशस में ही नहीं पर सारी दुनिया में जो है एक जो ये कोविड की वजह से सारी उथल पुथल मची हुई है और ऐसे समय में जो है हम लोगों को जो है खून की आपूर्ति करने में थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर हो रही है। पहले मैं ये बता दूं कि भले कोविड हो या ना हो लेकिन हमारे कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको हमेशा खून की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने कहा खून हमारे शरीर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और खून से जो है ज़िंदगी चलती है और किसी को जब खून की कमी होती है तो उसके साथ जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कुछ हमारे जो मरीज़ हैं जिनको कि हमेशा खून की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो जो जेनेटिक जिनको बीमारियां हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इस तरह के मरीज़ों को हमेशा खून की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा जो है कई मरीज़ जो किसी तरह का जो इलाज कर रहे हैं, खासकर हमारे कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको भी खून की ज़रूरत पड़ती है। कोविड के रहते हुए भी हम देखते हैं एक्सीडेंट्स हो ही रहे हैं। महिलाएं जो गर्भवती हैं वो जो अपना प्रेगनेंसी के टाइम पर उनको खून की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए कोविड हो या ना हो हमें खून की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो सबसे पहले तो कोविड के समय पर भी जो हमारे ब्लड डोनर्स हैं, रक्तदाता हैं जो आकर के अपना खून दे रहे हैं, पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उन सब मरीज़ों की ओर से जिनकी कि वो जान बचाने में लगे हुए हैं। दूसरी बात कोविड की है। तो कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि किसी को अगर कोविड है या कोविड के टाइम पर किस तरह से ब्लड डोनेशन करें। तो जब पिछले साल सबसे पहले जब कोविड की फ़र्स्ट वेव यहाँ मॉरिशस में आई थी तो हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस और हमारे मंत्रालय ने कुछ जो है प्रोटोकॉल्स बनाए थे कि कोविड के दौरान भी जो है वो ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया चालू रख सकें। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे सैनिटाइजेशन और अपना मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब के साथ जो है हम लोगों ने कई सारे ब्लड डोनेशंस ऑर्गेनाइज़ किए और बहुत सारे लोग डोनेशन के लिए आए। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब कोविड नहीं था तो जब हमारा जो वो एक एम्फेसिस रहता था ब्लड डोनेशन पे कि बहुत सारे लोग आएँ एक साथ और अपना खून दें, लेकिन कोविड के समय हम कहते हैं कि लोग छोटी मात्रा में आए, 10-20 लोग एक स्थान पर आएँ ताकि हम उनका जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख सकें, उनके हाइजीन का ध्यान रख सकें और मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो। तो इस तरह से हम लोग जो है ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। दूसरा, अगर किसी को कोविड है क्या वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं? तो जिस समय तो किसी को इन्फेक्शन होता है और सिम्टम्स होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोविड से
ठीक हो जाने के बाद जब उनका टेस्ट नेगेटिव होता है उसके 4 हफ्ते बाद वो अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि खून देने से किसी को कोविड की बीमारी नहीं होती है और ये कोविड की बीमारी खून से किसी मरीज़ को नहीं फैलती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये जो ये वायरस है, खासकर रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि आपके फेफड़ों को, लंग्स को जो है इफ़ेक्ट करता है, तो ये खून के द्वारा किसी को ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसलिए जिन लोगों के मन में ये शंका है कि कोविड जो है खून से जो हम किसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो ये उनके मन में ये शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोविड जो है खून के द्वारा ये ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोविड नहीं है और या आपको कोविड हो चुका है और आपका टेस्ट अभी नेगेटिव है और उसके जो है 4 हफ्ते बाद आप बिना किसी झिझक के आकर के रक्तदान कर सकते हैं। और अब जे लोग ये टीका करत होवन सा यानी वैक्सीन करत होवन सा कोविड के, तो उ लोग के कितना समय सकी मिले जाके अपन रक्तदान करे के? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी आजकल जो है हम लोगों के यहाँ पे ये वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। देखिए, जो वैक्सीन्स हैं बहुत तरह की होती हैं, तो जो किसी भी रक्तदाता को कब वो खून दे सकेगा ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह की वैक्सीन ली है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन आई थी, जैसे फाइज़र या मॉडर्ना, इस तरह की जो वैक्सीन आई थी, तो ये वैक्सीन जो है एक अलग तरह से बनाई जाती है, जिसमें कि जो वायरस वो नहीं होता है, सिर्फ उसका एक वो जेनेटिक मटेरियल जिसको हम आरएनए कहते हैं वो होता है। तो अगर किसी ने कोई जो मान लीजिए दूसरे देशों में जहाँ पे ये फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो उस हालत में अगर तो जिसने वैक्सीन किया है उसकी हालत ठीक है, तो वो 1 हफ्ते के अंदर अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मॉरिशस में हम लोगों ने जो है दूसरी तरह की वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। एस्ट्राजेनिका यूज़ करी है, फिर उसके बाद जो है कोवैक्सीन आई है, अभी जो है ये साइनोफार्म जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ जो होती हैं, जैसे एस्ट्राजेनिका है तो इसको हम बोलते हैं एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन जो है एक वायरस के अंदर से बनाई जाती है। तो जितनी भी जो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स हैं या कोई ऐसे वैक्सीन जिसको कि वायरस को लेकर के उसको मार दिया गया हो, जैसे कोवैक्सीन है और उसके बाद जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे वैक्सीन के बाद जो है नॉर्मली 4 हफ्ते तक जो है कोई भी आदमी वैक्सीनेशन करने के बाद वो खून नहीं दे सकते हैं। तो उनकी एलिजिबिलिटी जो है 4 हफ्ते के बाद है। तो मान लीजिए आज मैंने एस्ट्राजेनिका या कोवैक्सीन जो भी हम कर रहे हैं, आज मैंने वैक्सीनेशन किया, तो आज से 4 हफ्ते के बाद मैं अपना खून दे सकती हूँ। यानी अलग अलग जैसे आप बोला था। हाँ, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की वैक्सीन हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे फ़िलहाल जो यूज़ कर रहे हैं, जो मॉरिशस में जो वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, तो इन वैक्सीन के बाद जो WHO की जो गाइडलाइंस हमारे पास आई हैं कि 4 हफ्ते का जो है उसमें एक डेफरल पीरियड है। तो जिस मान लीजिए आज वैक्सीन किया तो 4 हफ्ते बाद वो व्यक्ति जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी एगो व्यक्ति जब जाता अपन खून दे, हाँ, तो ओके अपन संगे चाहेला अपन कौत वैक्सीनेशन लेके जाए के, ताकि लोग सकियन से जाने कौन वैक्सीन बोल बा। हम जो है वैसे तो हम लोग के पास जो क्वेश्चनेयर है उसमें हम पूछते हैं नॉर्मली कि आपने वैक्सीनेशन किया है या नहीं किया है और किस तरह का वैक्सीन किया है। लेकिन हाँ, हमारी सुविधा के लिए और हमारे स्टाफ की सुविधा के लिए भी हम सभी से ये एक तरह से निवेदन करेंगे कि अगर आपने वैक्सीनेशन किया है तो जब आप ब्लड डोनेशन के लिए जाएं तो अपना वैक्सीनेशन कार्ड साथ में लेकर के जाएं, ताकि हमारे स्टाफ को पता चले कि आपने कौन सी वैक्सीन ली है और कब ली है। तो उसके बेसिस पे वो कह सकते हैं कि आप खून दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और जैसे एगो व्यक्ति जब जाता खून दे, हाँ, तो ओकरा कौन सी औरी चाहेला जाने की सामान्य तौर पर? देखिए, कोई भी खून कौन दे सकता है, हमने हमेशा बोला है कि सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पे एज के हिसाब से हम देखें तो नॉर्मली हम कहते हैं 18 साल से ऊपर जो है कोई भी व्यक्ति जो है अपना स्वेच्छा से अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, खून दे सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कोविड पीरियड से पहले जब हम लोग बहुत सारे स्कूलों में जाते थे और बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी तक 18 साल के नहीं हुए हैं, तो वो भी जो है हम कहते थे एक पेरेंटल कंसेंट से, अगर आप 17 साल के हैं
तो अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेकर के आएँ तो उस पेरेंटल कंसेंट से वो भी खून दे सकते थे। और अपर एज लिमिट आजकल जो है हम लोग बोलते हैं 65 तक आप खून दे सकते हैं। तो ये एक तो ये है। दूसरा, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। तीसरा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक होना चाहिए। तो नॉर्मली जो है हीमोग्लोबिन हम कहते हैं 12.5 ग्राम से ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, तो तब आप जो है खून देने के लिए एलिजिबल हैं। और जो चौथी चीज़ है कि जो इंटरवल, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आप कितनी बार खून दे सकते हैं। तो यहाँ मॉरिशस में हम नॉर्मली कहते हैं कि अब अगर आप मेल हैं तो 4 बार साल में खून दे सकते हैं, विथ अ मैक्सिमम 5 बार। और महिलाओं को बोलते हैं हम, आप 3 बार हर 4 महीने में आप खून दे सकते हैं, हर 16 हफ्ते बाद आप खून दे सकते हैं। तो आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, आपको कोई मतलब स्वास्थ्य की किसी भी तरह की समस्या ना हो, तो अगर तो कोई भी खून दे सकता है। दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जो है, जो एक रक्तदाता को याद रखनी चाहिए, कि हम जानते हैं कि कई तरह के जो इन्फेक्शन हैं वो खून के द्वारा एक मरीज़ में जा सकते हैं। जैसे हमने सुना है HIV, सब लोग जानते हैं कि HIV और या हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इस तरह के जो हैं ये भी एक तरह के वायरस हैं। जैसे कोविड वायरस है, ये भी वायरस हैं, लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि ये खून के द्वारा, अगर आपको किसी व्यक्ति को ये जो है, अगर ये वायरस है उसके अंदर और वो अपना खून देता है, तो ये खून के द्वारा जो है मरीज़ में पहुंच सकती हैं। अब ये जो वायरस, जो बीमारियां, जो इस तरह के जो वायरसेस होते हैं, तो वो कुछ तरीक़ों से किसी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिनमें बोलते हैं कि हाई रिस्क बिहेवियर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, या किसी का ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिसे हम कहते हैं, और किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, तो कुछ इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं, तो इनमें ये जो है ये वायरसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों को खून देने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शीट देते हैं, उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन खून दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, और किस हालात में आपको खून नहीं देना चाहिए। तो ये सारी जो है जानकारी हम उन सब ब्लड डोनर्स तक पहुंचाते हैं, और हम ये समझते हैं कि सभी ब्लड डोनर्स ये सब पढ़ने के बाद एक अपना निर्णय ले सकें कि हमें खून देना चाहिए या नहीं। उसके अलावा जब आप खून देने के लिए आते हैं, तो जो हमारा स्टाफ है वो भी आपसे इस तरह के जो प्रश्न पूछते हैं, कि ये जानने के लिए कि आपको कोई रिस्क तो नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपका कोई भी हाई रिस्क अगर बिहेवियर है, तो ऐसे लोगों को खून नहीं देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं हमसे कि जब आपने खून दिया, तो ये सारा खून तो लेबोरेटरी में हम उसका परीक्षण करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर किसी को मान लीजिए ये वायरस है, तो लेबोरेटरी में पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ, हम लोगों ने बहुत तरक्की करी है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी को आज ये इन्फेक्शन हुआ और वो 2 घंटे बाद जाकर के अपना ब्लड डोनेट करता है, तो उसके खून में ये वायरस तो होगा जो कि वो ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन हो सकता है लेबोरेटरी में जब हम इसका परीक्षण करें तो हम इसकी जांच नहीं कर सकें, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकें। तो इसको हम कहते हैं, एक हर इन्फेक्शन का जो है एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड का मतलब है कि आपको आज इन्फेक्शन हुआ तो कितने दिन बाद ये डिटेक्ट होएगा। तो इस विंडो पीरियड की वजह से हम बोलते हैं कि हर रक्तदाता को ये बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, कि उनको सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास, मतलब मैंने कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से ये वायरस मेरे अंदर आ सकता है, तो मुझे ये खून नहीं देना चाहिए। यानी वो कि नहीं चाहेला। हाँ, उनको जो है बिल्कुल खून नहीं देना चाहिए। अब जैसे बोलत हवा कि लाबोरेटरी में भी एक पता करे कि तनी कठिन हो सकी अगर तुरंत हाँ। बाती। हाँ। तो ऐसे में कौन सी करे ले जा आप लोग? जब रक्तदान की बात होती है तो 2 चीज़ें हैं। एक तो कि हमारे पास काफ़ी मात्रा में एक स्टॉक होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी को खून की ज़रूरत पड़े तो हम दे सकें। पर दूसरी बात उसके साथ साथ ये होती है कि इतना सारा खून होना ज़रूरी नहीं है, वो खून जो है सेफ़, जिसे हम कहते हैं सेफ़ हो। तो जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, कि अब सेफ्टी का मतलब ये है कि जब किसी को ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिले
तो उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी ना आए। तो ये जो सेफ्टी जो होती है ये बहुत उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप जैसे हमने कहा कि हम जब किसी जो रक्तदाता हमारे पास आता है तो उसका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया कि उसका सबसे पहले तो रक्तदाताओं को ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, उनका जो एक वो डोनर क्वेश्चनेयर होता है, इंटरव्यू होता है, तो हमारे स्टाफ जो उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें सही सही उत्तर देना चाहिए। तो ये एक तरह से रक्तदाता की भी जिम्मेदारी है कि वो जानबूझ करके मतलब ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे जिस व्यक्ति को एक खून मिले तो उसमें कोई परेशानी हो। दूसरा जो बहुत अहम चीज़ होती है वो हमारी लेबोरेटरी में इसका परीक्षण करना। तो ये लेबोरेटरी में हम उसका परीक्षण करते हैं और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि किसको इन्फेक्शन है, किसको नहीं है। और जो भी जहाँ भी जो ये वो होता है कि जिस यूनिट में और या हमको ये इन्फेक्शन दिखा तो वो खून जो है हम कभी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सिस्टमैटिकली उसको हम जिसको बोलते हैं हम डिस्कार्ड करते हैं। और तीसरी बहुत अहम चीज़ होती है, हम कहते हैं कि खून बहुत ज़रूरी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी है, पर ये तभी देना चाहिए जब इसकी ज़रूरत हो। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे होते हैं लोग बोलते हैं कि अरे मुझे एनीमिया है और 5 ग्राम या 9 ग्राम या 10 ग्राम मेरा हीमोग्लोबिन है, तो मैं एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करूं तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो हम इस चीज़ को जो है ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते हैं, क्योंकि खून जो है उन्हीं को देना चाहिए जिन्हें उनकी सख्त ज़रूरत है और कि खून देने से उनको कुछ फ़ायदा हो, तो तभी देना चाहिए। तो ये बहुत सारी जो स्टेप्स हैं जो कि हम बोलते हैं जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे हम लोग ये कदम उठाते हैं। और ये खून जोन बातें जैसे सब कोई जाने ला ये लाल है, लेकिन एकरा जैसे ग्रुप में विभाजित करल गल बाती। हाँ हाँ, देखिए जैसे आपने कहा सबके खून का रंग लाल है, लेकिन सबका खून क्या एक जैसा है? तो इसमें जो है अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो खासकर जो है सिंपल उसमें हम बताएं कि वैसे तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो ट्रांसफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो होते हैं खासकर जो है 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये है ए बी और ओ। और इन 4 ब्लड ग्रुप्स में भी एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं रीसस ब्लड ग्रुप। तो कोई रीसस पॉजिटिव होता है और कोई नेगेटिव होता है ना। बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हमारा तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो या इसमें कुछ खराबी है? हम बोलते नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं है। सिर्फ ये है कि आपका ब्लड ग्रुप तो कोई ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ये सारे ब्लड ग्रुप्स हैं। तो ये ब्लड ग्रुप्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और मैं बताऊं कि जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो उस व्यक्ति की याद में भी है, कार्ल लाइनस्टाइनर, जिसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी की थी। तो ये ब्लड ग्रुप्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग किसी को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये कंपैटिबल नहीं हो ब्लड ग्रुप तो मरीज़ में बहुत सीवियर जो है वो रिएक्शंस हो सकते हैं, किसी की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो है ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपने सही कहा कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स जो हैं हमारे ट्रांसफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेन जो हैं ब्लड ग्रुप्स हैं। और हर बार किसी को भी खून चढ़ाने से पहले ये हम जो क्रॉस मैच जिसे कहते हैं या कंपैटिबिलिटी टेस्ट ये करते हैं, ये देखने के लिए कि उनके ब्लड ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे से कंपैटिबल हैं। पर इनमें कुछ ब्लड ग्रुप हैं जो सबको दिए जा सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ओ है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है हर किसी के साथ दूसरे ब्लड ग्रुप्स के साथ कंपैटिबल है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सिर्फ खुद के साथ कंपैटिबल है, मतलब किसी का जो ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो दूसरों को नहीं दे सकते हैं। तो एक ए बी का ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को जाएगा, लेकिन ग्रुप ओ जो है वो हर किसी को जा सकता है। हाँ, और ये एगो व्यक्ति के मानना चाहेला जाने के ओकर ब्लड ग्रुप कौन सी है, ज़रूरी है जाने के ओकरा? बिल्कुल, ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जब हम हर बार जो कोई ब्लड डोनेट करते हैं तो हर बार जो है हम उसका ब्लड ग्रुप जो है लेबोरेटरी में उसकी जांच करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है ब्लड ग्रुप जानना, क्योंकि बिना ब्लड ग्रुप जाने हम किसी को खून नहीं दे सकते हैं। तो एक रक्तदाता के लिए भी कम से ये ज़रूरी है कि उनका क्या ब्लड ग्रुप है। कई बार ये होता है कि कुछ ब्लड ग्रुप्स जो है रेयर होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप
ओ नेगेटिव, सारे यहाँ पे नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो थोड़ा सा कम मात्रा में, सिर्फ मेरे 3 से 4% लोगों का जो है यहाँ पे रिसस नेगेटिव ब्लड ग्रुप है मॉरिशस में। तो कई बार ये होता है कि हमें बहुत जल्दी में ऐसे ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी रक्तदाता को अगर पता है कि उनका ये ब्लड ग्रुप है, तो जब हम उनको अप्रोच करते हैं या जब हम अनाउंसमेंट करते हैं तो वो आ सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ब्लड डोनर्स को भी ये जानना ज़रूरी है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। अच्छा, पर एगो सवाल पूछती आपसे, जैसे आप बोलत हुआ ओ निगेटिव जोन बाते एकर बहुते कम मात्रा में दुनिया लोग हमन जा। हाँ, त मान लो एगो आदमी ओकर ब्लड ग्रुप बाते ओ निगेटिव, हाँ, त ओके कबो कोनो परेशानी होई खून के, हाँ, तो कोनो खून सकी चढ़ा या नॉर्मली जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि उनको सिर्फ ओ नेगेटिव देना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव जो हमारे मरीज़ हैं उनको जो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही देना चाहिए। तो इसलिए जो है ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हम कहते हैं हमारे पास हमारे डोनर डेटाबेस में सब उन व्यक्तियों के नाम है जिनका कि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो ऐसे लोगों को जो है हम बुला सकते हैं, और हमारी ये भी जहाँ तक हो सके ये हमारी ये कोशिश रहती है कि पूरे टाइम हम लोगों के स्टॉक में थोड़ा सा ग्रुप ओ नेगेटिव ये रहे। और ओ नेगेटिव एक जो है ये ट्रूली यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ओ नेगेटिव जो है आप किसी भी नेगेटिव, पॉजिटिव और किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एगो सवाल रहल, जैसे आप बोलत हवा कि 18 साल के ऊपर एगो दुनिया से की खून दे, लेकिन एगो लड़का के ब्लड ग्रुप वो कैसे पहचानल जाए? नहीं, वो ब्लड ग्रुप तो सिर्फ हम लोगों का जब लेबोरेटरी में उसका परीक्षण होएगा उसके बाद उनका ब्लड ग्रुप पता चलता है। लड़का के भी? हाँ जी, सभी के। हाँ, यानी शुरू से ही ओकर पता चल जाला लड़का के ओकर हाँ। ब्लड ग्रुप कौन सी है। देखिए, जो एबीओ ब्लड ग्रुप हैं वो शुरू से ही वो डेवलप होते हैं, तो जब बच्चा जब पैदा होता है तो हम उनका ब्लड ग्रुप जान सकते हैं। तो ये शुरू से ही जो है उनके ब्लड ग्रुप की जांच हो सकती है। और ये अभी जोन बातें जैसे कोविड महामारी के लहर फैलल बाती सगरो, हाँ, एकर बावजूद आप बोलत हवा कि जोन रक्तदान कार्यक्रम बाते ओकरा जारी रखल जाता, फिर भी आप बोलत हवा कि कम से कम व्यक्ति अगर आए ये रक्तदान करे तो बेहतर रही। हाँ, तो एकर आयोजन कैसे करल जाता? रोज़ करल जाता, कैसे हुआ था? देखिए, हम रोज़ जो है कम से कम 2-3 जगह जा कर के जो है इसका ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहे हैं। तो ये पहले भी हम करते थे और अभी भी कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कि जिनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, तो वो जो है आते हैं और मान लीजिए किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया। और पिछली बार जब फर्स्ट वेव कोविड की हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर पर, अपने गैराज में, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है मिल करके जो है ये ब्लड डोनेशन का आयोजन किया। तो इस तरह से हम अभी भी कर रहे हैं। और इस समय जो है बहुत हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि जो है ब्लड डोनेट वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो हम जाते हैं और उनको हम सारी सावधानियों के साथ वहाँ जाते हैं और सारे प्रिकॉशंस ले करके। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि बहुत मात्रा में लोग आएँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मान लीजिए किसी को कोविड है, इन्फेक्शन है, तो उसको जो है वो ट्रांसमिट करने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो इससे हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर मान लीजिए 100 लोग भी ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं, तो 100 लोग अगर स्टैगर्ड टाइम पर आएँ, सब एक साथ ना आएँ, 10 लोग जो है पहले घंटे में आएँ, 10 लोग दूसरे घंटे में आएँ, तो इस तरह से जो है उसका आयोजन सुनिश्चित तरीके से किया जा सकता है। और जितना ई ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चलावा जला वो सब स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग तो हमेशा है, क्योंकि हम लोग सारे हमारा जो स्टाफ स्वास्थ्य मंत्रालय का है, सब जो लॉजिस्टिक्स हम कहते हैं, हमारे जो ब्लड डोनेशन कारावान हैं, गाड़ियां हैं, ये और बाकी जितना भी जो सामग्री जिसकी ज़रूरत पड़ती है ब्लड डोनेशन के लिए, तो वो सारा मंत्रालय देता है। लेकिन इसमें जो है हमारे जो NGOs हैं, ब्लड डोनर्स एसोसिएशन है, श्री सत्य साई बाबा एसोसिएशन है, बाकी बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे सभी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस हैं कि जो कि आते हैं और हम उनके सहयोग से, मंत्रालय जो है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस, उनके सहयोग से ये इसका आयोजन करता है। तो ये जो एसोसिएशंस क्या करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं, मान लीजिए किसी
कोई कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, उनको पता है उनके मेंबर्स कौन हैं, तो उनको मोटिवेट करती हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल पे जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है उनको मोटिवेट करती हैं और हम जा कर के सब लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट सेपरेट है, ब्लड डोनर मोटिवेशन डिपार्टमेंट, ब्लड डोनर मोटिवेशन डिपार्टमेंट। और उसमें जो है मिस्टर तिलकदारी, आप लोग जानते होंगे, वो हमारे ब्लड डोनर कोऑर्डिनेटर हैं। तो वो भी जो है सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस के साथ जो है एक नेटवर्किंग करते हैं ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके रक्तदान के लिए। और ये आखिर में ये दिवस पर आप कौन से ऐसा खास संदेश देवे खोजबा? देखिए, हम क्या बताएं, दुर्भाग्य से कोविड की वजह से हम जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हम नॉर्मली जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे करते थे, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस, ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के साथ तो इस दौरान जो है कई ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अगर कोविड से हमको थोड़ा सा से राहत मिली, तो ज़रूर हम जो है कोई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे वर्ल्ड ब्लड डोनर के डे के टाइम पर। लेकिन मैं इस समय जो है सभी जो हमारे ब्लड डोनर्स हैं और जो ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और वो हमको इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, हमको नहीं, हमारे मरीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ उनके रक्तदान पर उनका जीवन निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनू जी। धन्यवाद। जी हाँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हमने एक विशेष रूप से बात करी जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जौन रक्तदाता दिवस मनावल जाला और हर 14 जून के ई दिवस मनावल जाला। रक्तदान जोन है ई एगो परोपकारी के काम है और ई कोविड के चलते जोन बाते हाँ एकर बावजूद रक्तदान कार्यक्रम जोन बाते वो जारी बाते। और आज हमने के काफ़ी जानकारी प्राप्त होल कि ई रक्तदान से कौन कौन तरह के फ़ायदा होवेला। तो हमने यही उम्मीद करत है जा कि आप लोग आगे आई बजा, रक्तदान कर बजा और अपन पूरा सहयोग दे बजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे पर ही विराम देवत है जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।